Hello guys, welcome to the new video of PYQs for Statistic 1। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है दिसंबर 2022 का पेपर है, 11 दिसंबर 2022 का। और ये पेपर है फोरनून का। दो पेपर होते हैं, आफ्टरनून और फोरनून में। ये फोरनून का सेट 1 है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। मैं बहुत ही आसान भाषा में, इजी भाषा में, हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपके मन में कोई भी डाउट न रहे। सारे क्वेश्चन का अप्रोच और सॉल्यूशन आपको अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने अच्छे विचार कमेंट में रखिएगा, तो मैं और वीडियोज़ आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 13 है। आपको जो इंटरम में टाइम मिलता है वो 1.5 घंटे का मिलता है। तो आप देख लीजिए अभी कितना टाइम हो रहा है, हम देखते हैं कितना टाइम लगता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में। 13 क्वेश्चन होते हैं इसमें, लगभग आपको 12 या 11 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन डेटा से रिलेटेड रहेगा, जैसे ये पहला वाला होता है, ये जीरो वैल्यू का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन पहला पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैन बी परफॉर्म्ड ओनली ऑन पॉपुलेशन डेटा। नो, सैंपल डेटा पे भी हो सकता है और पॉपुलेशन पे भी हो सकता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आपने इसके अगर पढ़ा होगा वीक 1 to 4 का, तो उसमें ये है डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। तो ये क्वेश्चन ये गलत हो जाता है। सेकंड है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक कैन बी परफॉर्म ऑन बोथ पॉपुलेशन डेटा एंड सैंपल। नहीं, इन्फ्रेंशियल डेटा स्टैटिस्टिक हम करते हैं इन्फॉर करने के लिए, हम सैंपल पे परफॉर्म करते हैं ताकि हमें पॉपुलेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन जो है इन्फॉर कर सकें, डेटा स्टैटिस्टिक इन्फॉर कर सकें। तो ये तो दोनों के लिए होता है, अरे सॉरी, दोनों के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ इसके लिए होता है, सैंपल के लिए होता है। तो ये भी गलत हो गया। अगला करें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैन बी परफॉर्म ऑन बोथ पॉपुलेशन डेटा एंड सैंपल डेटा। यस, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन पॉपुलेशन। नहीं, कैन नॉट, सॉरी, सही है, पॉपुलेशन पे नहीं परफॉर्म कर सकते, सिर्फ सैंपल पे करते हैं ताकि हम पॉपुलेशन के बारे में कोई भी डेटा इन्फर कर सकें। तो ये लास्ट के ये दोनों पॉइंट सही हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो ये आपको याद रखना होगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मतलब लॉजिक है आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगला क्वेश्चन कहते हैं कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ सेलेक्टिंग ए 3 चाइल्ड फैमिली एट रैंडम। ओके, एक फैमिली में 3 चाइल्ड हैं और हमें इनको रैंडम सेलेक्ट करना है। इफ बी डिनोट्स द बीइंग ए बॉय एंड जी डिनोट्स द बीइंग ए गर्ल, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द इवेंट द फर्स्ट बॉर्न इज ए गर्ल। पहला जो बेबी है वो गर्ल होना चाहिए, तो कितने इवेंट पॉसिबल हैं 3 चाइल्ड में। देखिए 3 चाइल्ड में अगर पहला गर्ल हो गया तो हो सकता है लास्ट के दोनों बॉय हो, या पहला गर्ल हो गया तो लास्ट के हो सकता है सेकंड बॉय हो, थर्ड गर्ल हो। पहला गर्ल हो गया तो फिर हो सकता है दूसरा गर्ल हो और फिर बॉय हो। और क्या हो सकता है, और हो सकता है तीनों गर्ल हो। इतने ऑप्शन हो सकते हैं। एक गर्ल दो बॉय में 2 ऑप्शन बनेंगे, एक गर्ल 2 बॉय में 1 ऑप्शन बनेगा, 2 गर्ल 1 बॉय में 2 ऑप्शन बनेंगे और तीनों गर्ल का 1 ऑप्शन बनेगा। तो देखते हैं कौन सा सही है। इसमें 4 ऑप्शन है, जी बी बी, जी बी जी। इसमें देखिए फर्स्ट जो है बॉय कर दिया है तो ये गलत हो गया। 4 ऑप्शन वाले ये है, इसमें सही है चारों। ओके, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट पॉइसन रैंडम वेरिएबल विद एक्सपेक्टेशंस 3 and 5। ओके, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स का जो है वो है 3, यानी कि जो होता है पॉइसन का एक्सपेक्टेड वैल्यू लेमडा होता है, तो हमारा लेमडा की वैल्यू हो गई 3 एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई जो है वो है 5। तो हमारा लेमडा ऑफ एक्स हो गया 3 और लेमडा ऑफ वाई जो हो गया वो भी 5 हो गया। देन फाइंड द वेरिएंस ऑफ 2x प्लस वाई। सो वेरिएंस ऑफ, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वेरिएंस ऑफ 2x प्लस वाई जो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए जो होता है वेरिएंस भी अलग अलग जुड़ जाता है, यानी कि ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ 2x प्लस वेरिएंस ऑफ y
और वेरिएंस ऑफ 2x हो जाएगा, वेरिएंस है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 से, यानी कि 4 ऑफ वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। ओके, वेरिएंस ऑफ x क्या होता है? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस होता है वो भी लैम्डा होता है, तो वेरिएंस जो होता है वो भी लैम्डा होता है और एक्सपेक्टेड वैल्यू भी लैम्डा होता है, तो इसका भी जो वेरिएंस होगा वो हो जाएगा लैम्डा, यानी कि 3 और 5 होगा। तो 4 इंटू वेरियंस ऑफ x हो जाएगा 3 प्लस वेरियंस ऑफ y हो जाएगा 5, तो ये चाहते हैं 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 70। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, देयर आर 6 चॉकलेट इन ए बॉक्स आउट ऑफ विच 2 आर मिल्क चॉकलेट। ओके, एक बॉक्स में 6 चॉकलेट है और उसमें 2 मिल्क चॉकलेट है। ए सैंपल ऑफ 3 चॉकलेट इज रैंडमली सेलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, तो फ्रॉम द बॉक्स लेट ए रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट। तो 3 चॉकलेट सेलेक्ट किए जाते हैं और 2 मिल्क चॉकलेट है, तो x जो होता है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट, तो x की रेंज क्या हो सकती है? हमें x जो कि मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है कि 2 ही मिल्क चॉकलेट है, तो और 3 हमें सेलेक्ट करना है, तो x की रेंज हो सकती है 0, 1 एंड 2, या तो 3 सिलेक्शन में हमें 0 चॉकलेट मिले या 1 मिले या 2 मिले, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही मिल्क चॉकलेट है, तो x की रेंज ये हो सकती है। फिर कह रहा है कि इफ प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, गिवन दैट x इज इक्वल टू 1 एंड equal to probability x is less than or equal to b, then find the value of b। ओके, तो जब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, मतलब दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 1, की x इज इक्वल टू 1 दिया है कि हमें एक मिल्क चॉकलेट मिला है, तो प्रोबेबिलिटी है कि x इज हो सकती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी, तो क्या हो सकता है? तो x इज इक्वल टू कितना हो सकता है? जब एक है तो एक तो मिल ही गया है, तो एक से एक या एक से ज्यादा कितना हो सकता है? यानी कि 1 और 2 हो सकता है x की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड 2 हो सकता है, और ये है प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन और इक्वल टू b, तो लेस देन और इक्वल टू b का क्या होगा? ये इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 में आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 और 2, और इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 गिवन दैट प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, यूनियन है तो प्लस x इज इक्वल टू 2, एंड ये हो जाएगा इनटू इंडिपेंडेंट इवेंट है दोनों, x इज इक्वल टू 1 होने का और x इज इक्वल टू 2 होने का, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो यहां से भी b की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये कह रहा है कि ए रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ओके, इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x3। ओके, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, तो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का टोटल जो होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 3k प्लस 6 k इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 6 3 9 1 10 के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा, तो यानी कि ये जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो हो गई 3/10, ये हो गई 1/10 और ये हो गई 6/10, तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल देंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू में प्रोबेबिलिटी में वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करके सम करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2/10 प्लस 6x3 6x3/10, और एक्सपेक्टेड वैल्यू कह रहा है कि 2 है इज इक्वल टू 2, तो हमें x3 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये हो जाएगा
2 plus 6x3 is equal to 20. 6x3 is equal to 20 minus 2 is equal to 18. So x3 is equal to 3. x3 की वैल्यू आ जाएगी 3. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. Suppose a random variable y represents the number of hours a student study in class on a particular day and the probability mass function of y is given. Yeah. Okay. Find the value of variance of y. Variance of y. तो variance of y क्या होगा? Variance of y होगा variance of y square minus variance of y का whole square. तो हम निकालते हैं वेरिएंस ऑफ y कितना होगा. वेरिएंस ऑफ y जो होगा, सॉरी यहां मैंने गलती लिख दिया. वेरिएंस ऑफ y नहीं होगा, वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर. तो हम यहाँ पर निकालते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y होगा, x के यहाँ पर y होगा. सॉरी यार, बार बार गलत हो जा रहा है. variance of y is equal to expected value of y square minus expected value of y का whole square. तो expected value of y क्या होगा? expected value of y के लिए हम उसकी वैल्यू के साथ प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देते हैं. ये हो जाएगा 0 प्लस 1 इंटू 0.2 हो जाएगा 0.2 प्लस 2 इंटू 0.4 हो जाएगा 0.8. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y आ गई 1 एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर निकाल देते हैं. इसमें क्या करेंगे, y का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यानी 0 का होगा स्क्वायर 0 करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा 0.2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 0.4 हो जाएगा 61.6. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.8. तो अब वेरिएंस ऑफ y जो होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड y का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.8 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.8. ठीक है, 0.8 ये इसके रेंज में आएगा 0.8. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सैमसंग मोबाइल कंपनी लॉन्च 2 न्यू फोन, Galaxy A03 and Galaxy S22. The probability that Galaxy A03 has good battery life is 70% and the probability that Galaxy S22 has good battery life is 80%. If a phone is selected randomly, then what is the probability that it has a good battery life? Okay. तो हमारे पास 2 फोन हैं और दोनों जो है रैंडमली सेलेक्ट किया सकते हैं, यानी कि एक फोन के सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ है, इस फोन के भी हाफ है. ठीक है, तो हमें निकालना है गुड बैटरी लाइफ होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि हमें इनकी प्रोबेबिलिटी का साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है और मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देंगे. यानी कि जो होगा गैलेक्सी फोन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ है, और गैलेक्सी फोन की सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बैटरी गुड बैटरी लाइफ की है 70%, यानी कि हाफ इंटू 70% प्लस S22 के फोन के चूज होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, हाफ, और इसके गुड बैटरी लाइफ होने की प्रोबेबिलिटी है 80%. तो इसका हम ये मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो गुड बैटरी लाइफ आ जाएगी. तो 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 70/100 प्लस 80/100, ये हो जाएगा 150/100 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 75, तो यह जाएगा 0.75. 0.75 इस रेंज में आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. ओके, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एन ओनर ऑफ ए टेलीविजन शॉप सेंड्स हिज रिपेयरमैन टू सर्विस 5 टेलीविजन ऑन साइट ईच डे. ओके, 5 टेलीविजन को वो सर्विस करता है. It is found that half of the service calls require installation of a particular part in the television. Okay, तो एक पार्ट का जो इंस्टॉलेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो है हाफ. Half of the service calls require installation of a particular part in the television. Okay, तो प्रोबेबिलिटी हो गई हाफ. If the repairman has only one such part, उसके पास एक ही पार्ट है, then found the probability that
at most one television his services will require installation of his particular part. तो क्वेश्चन का ये कह रहा है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है 5 टेलीविजन को उसको रिपेयर करना है और जो पार्ट है उसके पास उसको लगाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ है, हाफ ऑफ द कॉस्ट जो है उसको चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है। और फिर कह रहा है कि उसके पास एक ही पार्ट है। इफ द रिपेयरमैन हैज ओनली वन सच पार्ट देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट वन टेलीविजन हिज सर्विसेज विल रिक्वायर द, तो प्रोबेबिलिटी निकालने की कम ज्यादा से ज्यादा एक में उसको पार्ट लगाना पड़ेगा। मतलब एट मोस्ट करने का मतलब ये हो गया या तो हो सकता है 0 में वो पार्ट लगाए या हो सकता है 1 में लगाए। वो 0 में भी लगा सकता है वो पार्ट और 1 में लगा सकता है, तो दोनों प्रोबेबिलिटी हमें निकाल के सम करना होगा। 5 टीवी को उसके रिपेयर करना है तो 5 में 0 में वो पार्ट लगाए तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 5 चूज 0, प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो 1/2 की पावर 0 इंटू 1/2 की पावर n-r यानी 5 हो जाएगी। तो 1 के लिए हो जाएगा 5 चूज 1 और हाफ की प्रोबेबिलिटी 1 एंड फिर हाफ की प्रोबेबिलिटी 1 5 - 4 यानी टोटल 5 ही होगा। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेशन ऐसे हो गया, ये हो गया 5 चूज 1 हो गया 1 इंटू ये भी हो गया 1, ये 1/2 की पावर 5 हो गया 1/32 और ये हो गया 5 इंटू 1/32, तो ये सम कर देंगे तो आ जाएगा 6/32 6/32 एंड 6/32 कितना होता है 6 डिवाइडेड 32 ये होता है 0.1875 0.1875, तो 0.1875 हमारा इस रेंज में है। ओके, ये होगी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वेज एंड डिस्टिंक्ट लेटर कैन बी अरेंज्ड विद रिपीटिशन एंड विदाउट रिपीटिशन इज 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमें n निकालना है। ठीक है, तो कह रहा है कि एन डिस्टिंक्ट लेटर को हम विद रिपीटिशन और विदाउट रिपीटिशन कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं ये नहीं पूछ रहा है, उसके जो अरेंज करने के तरीके हैं उसमें डिफरेंस 21 का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो एन डिस्टिंक्ट लेटर को विद रिप्लेसमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं, विद रिप्लेसमेंट मतलब विद रिपीटिशन, यहाँ रिपीटिशन लिखते हैं, विद रिपीटिशन, विद रिपीटिशन का मतलब ये हुआ कि पहले पोजीशन पे हम n में से कोई लगा सकते हैं, दूसरे पोजीशन पे भी हम n में से कुछ लगा सकते हैं, तीसरे पर भी n में से कोई लगा सकते हैं, इसी तरह हम n टाइम्स कोई भी लगा सकते हैं, तो ये हो जाता है n टू द पावर n, n टू द पावर n हो जाएगा। और n लेटर को विदाउट रिपीटिशन हम कैसे लगा सकते हैं, विदाउट रिपीटिशन अगर हमें लगाना है तो पहले पोजीशन पे हम n लगा सकते हैं, दूसरे पोजीशन पर n-1, तीसरे पर n-2, तो ये हो जाता है फैक्टोरियल n। तो ये कह रहा है कि n टू द पावर n माइनस फैक्टोरियल n जो है वो है हमारा 21। तो 21 है, तो हमें n बताना है क्या होगा, तो n टू द पावर n माइनस फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 21 है। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करना आता है आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन अगर आपको आंसर निकालना है कुछ क्वेश्चंस के लिए, आपको क्विक एग्जाम में आंसर निकालना होता है तो आप रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं, आपके पास जो ऑप्शन है उसमें चेक कर लीजिए। तो 4 टू दी पावर 4 माइनस फैक्टोरियल 4 चेक कर लीजिए कितना आता है, 21 आता है नहीं आता है। अब 3 का हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आंसर है, तो आप एग्जाम में इस तरीके से भी कर सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में भी चेक करके देख सकते हैं। तो 3 टू दी पावर 3 माइनस फैक्टोरियल 3, 3 टू दी पावर 3 कितना होगा, 3 3 9 3 27 माइनस फैक्टोरियल 3 कितना होगा, 3 2 जा 6, तो 27 माइनस 6 कितना हो गया 21, तो हमें आंसर मिल गया यानी कि 3 होगा। तो कभी कभी आपको एग्जाम में रिवर्स ऑर्डर में भी चेक करके लगाना होता है, आप अगर इस क्वेश्चन कर पाएंगे तो अच्छी बात है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा अभी के लिए। नेक्स्ट करता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द डेटा सेट, डेटा सेट है, इफ वी ऐड टू ऑल ऑब्जर्वेशन then what is the difference between 50th percentile of new data set and 30th percentile of old data set। okay. तो पहले तो हम इसको अरेंजिंग ऑर्डर में लगाते हैं, अरेंज कर देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहला वैल्यू हो गया 12, फिर आएगा
12 के बाद 15, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19 और फिर आएगा 21। ओके, तो ओल्ड डेटा सेट का क्या है, 30th परसेंटाइल ले रहा है ओल्ड डेटा सेट का। तो ओल्ड डेटा सेट का 30th परसेंटाइल क्या हो जाएगा, 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 5 इंटू 0.3 और ये आ जाएगा 1.5। तो 1.5 का मतलब सेकंड सेकंड पोजीशन यानी कि 15, तो इसका हो गया 15। अब न्यू डेटा सेट में कह रहा है कि दो सब में ऐड कर दो, दो ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 17 और 15 दो 17, 17 दो 19, 19 दो 21, 21 दो 23। और न्यू डेटा सेट का कह रहा है कि 50th परसेंटाइल, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0.5 यानी कि 2.5 यानी कि थर्ड थर्ड हमारा 19 है, तो ये हो जाएगा 19। तो इसका डिफरेंस पूछ रहा है 19 और 15, 15 का डिफरेंस हो गया 4। परसेंटाइल कैलकुलेट करना तो आपको आता होगा आई गेस। एनपी पोजीशन पे हम देखते हैं, अगर वो फ्रैक्शन है जैसे 1.5 है तो सेकंड पोजीशन देखेंगे, 2.5 है तो थर्ड पोजीशन देखेंगे, और ये कोई इंटीगर आता है मतलब थर्ड आता है तो थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन का हम एवरेज लेते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ टाइम दैट ए पर्टिकुलर मशीन कैन रन बिफोर इट्स बैटरी वियर्स आउट इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद एन एवरेज ऑफ 100 आवर्स। एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद एन एवरेज ऑफ 100 आवर, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर हम उसको x माने वेरिएबल को, तो एक्सपेक्टेड बैटरी को, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हो गया हमारा 100 आवर्स। और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन लेमडा होता है। तो लेमडा की वैल्यू क्या हो गई, लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 हो गया। ठीक है, द ओनर ऑफ द फैक्ट्री नीड्स टू रन दैट मशीन मोर देन 50 आवर्स। ओके, मोर देन 50 आवर्स। ओके, तो x जो है इज मोर देन 50 आवर्स है, मोर देन 50 आवर्स, मतलब x की जो रेंज होगी वो हो गई 50 से लेके x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 50 टू इंफिनिटी, 50 टू इंफिनिटी to complete a deal with company A. Based on the information, answer the given sub question. Okay, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि what is the probability that he will be able to complete the deal with company A without having to replace the machine battery, मतलब उसकी बैटरी चल जाएगी, उसके क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो कह रहा है कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है बैटरी का और लैम्डा है 1 अपॉन 100, और हमें निकालना है कि द ओनर द कंपनी नीड्स टू रन दैट मशीन मोर देन 50 आवर्स, 50 घंटे से ज्यादा वो चल जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो पीडीएफ होता है, पीडीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, हमें 50 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम निकालेंगे 1 माइनस टिल 50, 50 तक का प्रोबेबिलिटी निकाल के पी ऑफ 50 निकालेंगे और 1 माइनस कर देंगे, पी ऑफ 50 निकालेंगे और 1 माइनस कर देंगे। तो 50 तक का जो सीडीएफ होता है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सीडीएफ होता है, वो होता है x इज ग्रेटर देन 0 के लिए 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स। तो ये होता है टिल 50 तक का ये होगा। तो 50 से लेके आगे इंफिनिटी तक का क्या होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स। तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस लेमडा एक्स। ओके, तो e की वैल्यू क्या है, e की वैल्यू है 2.78, तो ये हो जाएगा 2.7 ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स, यानी कि लेमडा हमारा 1 अपॉन 100 आया था, तो e की पावर माइनस एक्स हमारा 50 है, तो 50/100 यानी कि ये हो जाएगा 50/100 1/2, ई की पावर माइनस 1/2, ये हो जाएगा 1 अपॉन ई की पावर 1/2 या 1 अपॉन अंडर रूट ई। तो 1 अपॉन अंडर रूट ई निकाल लेते हैं, क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट ई हमें यहां से मिलेगा 1 डिवाइडेड ई का अंडर रूट, और ये होता है 0.606। ओके, 0.606 इस रेंज में है। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है if the owner has already used the machine for more than 40 hours to complete the previous order, then what is the probability that he will be able to complete the deal with company A without having to replace the machine battery? मतलब कह रहा है कि अगर वो 40 घंटे से ज्यादा पहले मशीन चला चुका है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 50 घंटे से ज्यादा और चला पाए। गिवन है कि वो 40 घंटे मशीन चल चुकी, गिवन कंडीशन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो ये दिया है कि x इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 40 है एंड हमें निकालना है x इज ग्रेटर देन 90 की प्रोबेबिलिटी। गिवन है कि x इज ग्रेटर देन 40 हो चुका है। ओके, तो x हमें x इज ग्रेटर देन 90 निकालना है और गिवन है कि x इज ग्रेटर देन 40 हो चुका है, ये हमें निकालना है ना। x इज ग्रेटर देन 40 हो चुका है, हमें निकालना है x इज ग्रेटर देन 90। ओके, तो x इज ग्रेटर देन 90 को हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 50 प्लस 40। ओके, तो x इज ग्रेटर देन 50 की हमारी प्रोबेबिलिटी क्या थी, e टू द पावर माइनस लेमडा x आया था, 1 माइनस 1 माइनस हमने किया था, तो e टू द पावर ये आया था माइनस लेमडा x। ओके, तो e टू द पावर माइनस लेमडा x से निकालेंगे तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस लेमडा और x की वैल्यू है 90 है, तो ये इसको हम लिखेंगे 50 प्लस 40 और गिवन है e की पावर माइनस लेमडा 40, क्योंकि 40 आवर्स गिवन है तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो e टू द पावर माइनस लेमडा 50 प्लस 40 अपन e टू द पावर माइनस लेमडा 40, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो e की पावर a की पावर m प्लस n जो होता है a की पावर m इंटू n हो जाता है, यानी कि e टू द पावर माइनस लेमडा 50 प्लस e टू द पावर माइनस लेमडा 40, इसको ऐसे लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय e टू द पावर माइनस लेमडा 40, तो ये 40 और 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस लेमडा 50, मतलब वही प्रोबेबिलिटी होगी जो 50 से ऊपर की होगी। इसको बोलते हैं मेमोरी लेस प्रॉपर्टी बोलते हैं, हो सकता है आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, बट इसको मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। तो e टू द पावर माइनस लेमडा 50 होगा, यानी कि जो पहले आया था आंसर वही होगा 0.606, इसका भी आंसर होगा 0.606। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि इस क्वेश्चन कह रहा है कि द टाइम दैट बसेस विल रीच ऑन ए पर्टिकुलर स्टैंड इनसाइड IIT Madras campus is uniformly distributed between a minutes to 30 minutes. If the 90th percentile for the bus time to reach on a bus stand is 28 minutes, then based on the information answer the given sub question. पहला है find the value of a, find the value of a। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ए से लेके 30 मिनट तक का, तो उसके लिए केथ परसेंटाइल का जो वैल्यू होती है वो होता है, केथ परसेंटाइल जो होता है वो होता है ए प्लस ए प्लस के बाई 100 इंटू बी माइनस ए। तो ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, मैं फॉर्मूला वो बताता हूं आपको कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज दैट ए से लेके 30 तक, और इसमें जो 90th परसेंटाइल है वो है हमारा सपोज दैट नंबर के है। ओके, तो के किस पोजीशन पे होगा, जिस पोजीशन पे होगा वही उसका नंबर होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है पहली बात तो ये। तो ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, तो ए से लेके मतलब ये हम कह रहे हैं, सपोज आप मानिए कि एक डाटा हम लेके आपको बता रहे हैं कि मान लेते हैं 4 से लेकर के 50 तक, और छठवें पोजीशन पे कोई वैल्यू है, मान लेते हैं छठवें पोजीशन पे इसमें आता है 20, तो 20 को हम कैसे पता करेंगे, 20 को पता करने के लिए हम ये करेंगे कि हम इसका ए के आगे का यानी कि 5 से लेकर के 50 तक का हम निकालेंगे 20th परसेंटाइल,
20 मतलब 5 से 50 तक की जो जिस नंबर पे है, सपोज 5 से 50 तक अगर वो 8वें नंबर पे है, तो हम इसमें 1 से लेके 4 तक का नंबर हम जोड़ देंगे, तो जो नंबर आएगा वही ये होगा। तो उससे फॉर्मूला आता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला इसको देख लीजिए कि केथ परसेंटाइल का होगा n-1%। ए की वैल्यू हम लेंगे a+1 से लेके 30th तक की परसेंटाइल वैल्यू लेंगे और प्लस एज ऐड कर देंगे, तो वो आता है वो वैल्यू। यानी केथ परसेंटाइल हमारा 28 है, तो हो जाएगा 28 इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए, यानी कि 30 माइनस ए इंटू 90th परसेंटाइल है तो 90/100, तो 0.9 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं, 28 प्लस ए माइनस बी होगा ना। एक मिनट, अरे यार, तो ये हो जाएगा 28 है, तो 28 इज इक्वल टू ए प्लस ये हो जाएगा 0.9 और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 में, तो ये हो जाएगा 27 एंड माइनस 0.9a, तो क्या हो जाएगा 28 माइनस 27, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.9 यानी कि 0.1a। सो a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड 0.1 और ये हो जाएगा 10। a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्सपेक्टेड टाइम टेकन बाय बसेस टू रीच ऑन ए पर्टिकुलर स्टैंड इनसाइड आईआईटी मद्रास कैंपस। तो हमारा जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया वो हो गया 10 से लेके 30 तक, तो ए से बी हो गया, और एक्सपेक्टेड वैल्यू कुछ टाइम पूछ रहा है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है वो होती है ए प्लस बी बाई 2, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30/2 इज इक्वल टू 40/2 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। और थैंक यू आपका बने रहने के लिए, और लाइक सब्सक्राइब करिए, तो मैं और वीडियो लाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।